प्रोफेसर शशि सर, मैं आपसे शुरू करूं हमेशा की तरह जिस तरीके से आपके साथ शुरुआत होती है। सर, झारखंड में आज जो कुछ हुआ, झारखंड सदन के अंदर, चाहे वो फ्लोर टेस्ट की बात हो, चंपई सोरेन को समर्थन हासिल होने की बात हो, हेमंत सोरेन की बात हो, या फिर खुद चंपई सोरेन की बात हो कि किस तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा, कैसे सरकार बनने के डे वन से शुरू करके किन परिस्थितियों में हेमंत सोरेन की सरकार आगे बढ़ रही थी, किस कदर आदिवासियों के लिए काम कर रही थी, और फिर कहां से समस्या पैदा हुई, इसको जितने साफ तरीके से उन्होंने कहा, उसके बाद बड़ा सवाल ये उठता है कि आदिवासी जो सियासत है वो अब उस जो आदिवासी राजनीति है उसका ऊंट किस करवट बैठेगा। नमस्कार। देखिए, आज झारखंड विधानसभा में जिस प्रकार से चंपई सोरेन की सरकार ने जो है विश्वास मत हासिल किया, वो सराहनीय है। 47 आउट ऑफ 81 उनको प्राप्त हुआ है। जब उन्होंने विश्वास मत के लिए यानी सरकार के गठन के लिए लेटर सबमिट किया था तो उसमें 43 का समर्थन और इस प्रकार की चर्चा प्रारंभ हो गई थी कि 4 विधायक तो उनके जो हैं संभवतः उनके साथ नहीं हैं, जो इंडिया गठबंधन का है, और इस प्रकार की बहुत सारी बातें। खरीद फरोख्त तो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नियति है, वो इसी प्रकार की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। आपने पुराने समय में चाहे कर्नाटका का मामला हो, चाहे मध्य प्रदेश का मामला हो, महाराष्ट्र का मामला हो, तो उनका प्रयास तो यही है। और अभी रिसेंटली जो बिहार में हुआ, जिस प्रकार से नीतीश कुमार को उन्होंने फिर से एनडीए में शामिल किया, तो उनकी राजनीति तो मूल रूप से इसी पर केंद्रित है। तो खरीद फरोख्त की राजनीति को जो धक्का लगा है, लेकिन सवाल है कि जब आप नैतिकता की बात समझेंगे, नैतिकता की बात करेंगे और नैतिकता में जब विश्वास करेंगे, तभी तो आप समझ पाएंगे कि ये राजनीति ठीक नहीं है। ऐसी बातें भी कहेंगे कि वो हैदराबाद ले गए एमएलए को क्योंकि उन्हें डर है, अपने एमएलए पे विश्वास नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी को कौन याद दिलाए कि आप किस प्रकार से जब महाराष्ट्र में जो भी जो है वो शिवसेना के एमएलए को कहाँ ले गए, तमाम वो बातें, पुरानी बातें अगर याद दिलाइए तो उन्हें कहिए कि आप दूसरे पर आरोप लगाते समय पहले अपने दामन में झांकिए। ये झांकना जरूरी है कि अपने अंतर्मन को वो देखें और झांकें और फिर उसके बाद कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त करें। खैर, एनीवे, मुझे लगता है कि झारखंड की विधानसभा में चंपई सोरेन के द्वारा विश्वास मत हासिल करना बहुत भारतीय जनता पार्टी के लिए एक आघात सा है। उनकी पूरी कोशिश थी कि वहां सरकार जो है उनकी किसी प्रकार से खरीद फरोख्त के बल पे बन जाए, नहीं बन पाई। अब रही बात की जो सवाल आपने किया है, देखिए, मुझे इस बात का आश्चर्य हो रहा था कि जिस प्रकार से चंपई सोरेन को जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने विधानसभा के नेता के रूप में उनको मनोनीत किया, और इससे जो संदेश गया, जो पहले जो भी बातें कही जा रही थी कि कल्पना सोरेन और तमाम सारी बातें, और भारतीय जनता पार्टी के उस प्रयास को उसी समय धक्का लग गया जब चंपई सोरेन जैसे ईमानदार राजनीतिज्ञ को जो है विधानसभा के नेता के रूप में उनको जो है मनोनीत किया गया। अब सवाल ये उठता है कि मैं तो इस बात को देख रहा था कि उनके सरकार बनाने के दावे के बावजूद गवर्नर उन्हें आमंत्रित नहीं कर रहे थे। देखिए, इस बार झारखंड की बड़ी विकट स्थिति थी। एक जो संविधान की स्थिति है, जो मेरी समझ है, वो 3 स्थिति होती है। या तो चुनी हुई सरकार होती है, चाहे एक दल की हो या कई दल मिलाकर के सरकार का गठन हो और मुख्यमंत्री हो। यदि मुख्यमंत्री के रूप में वो इस्तीफा देते हैं तो निस्संदेह उसके बाद अगले सरकार के गठन तक एक केयर टेकर गवर्नमेंट होती है। केयर टेकर गवर्नमेंट वही होते हैं जो मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं, जो उनकी सरकार होती है। और तीसरी स्थिति होती है कि यदि संवैधानिक संकट के आधार पर राज्य में 356 के तहत जो है वो प्रेसिडेंट रूल लागू किया गया, तो गवर्नर जो है प्रेसिडेंट के प्रतिनिधि के रूप में शासन करते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए कि 2 तारीख से उनकी मुख्यमंत्री के रूप में गिरफ्तारी के संबंध में जो कुछ आप कहें वो तो दुखद है ही, लेकिन उसके बाद की मैं बात कर रहा हूं कि वहां क्या स्थिति, देयर वाज नो गवर्नमेंट, एक भी सरकार वहां नहीं थी। यानी कि गवर्नर को राइट नहीं है कि वो सरकार चलाएंगे क्योंकि गवर्नर रूल यानी कि प्रेसिडेंट रूल नहीं है। 2, इन्हें मुख्यमंत्री के रूप में जो है वो शपथ दिलाई नहीं गई, और केयर टेकर इस्तीफा देने के बाद कोई केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं थी क्योंकि हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो चुके थे।
तो इस स्थिति में आप कल्पना कीजिए, झारखंड अपने आप में एक संवैधानिक संकट का जो है उदाहरण था। खैर चलिए, कि एन के एन प्रकार अंत में कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। आखिरकार जब भारतीय जनता पार्टी के सरकार के गठन की परेशानियां उनको समझ में आई और लगा कि वो नहीं बना पाएंगे सरकार, तो गवर्नर ने, राधाकृष्णन ने जो है आखिरकार चंपई सोरेन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। अब रही बात, मुझे तो सिर्फ इतना कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है और जो उनका चरित्र है, वो कहीं न कहीं से फिर एक बार उजागर हुआ। उनकी कोशिश नाकामयाब हुई। और जहां तक आदिवासी अस्मिता का सवाल है, तो निसंदेह देखिए कि एक इंटरेस्टिंग बात है कि वो आदिवासी को वनवासी कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी और संघ की भाषा को अगर आप देखेंगे तो वो आदिवासियों को वनवासी कहते हैं, यानी कि फिर से जंगल में वास करने वाले लोग। और हेमंत सोरेन जो हैं अपने भाषण में जो बातें कर रहे थे कि नहीं ये पसंद नहीं है, यानी कि वनवासी शब्द का प्रयोग करने से फिर से एक बार वो जंगलवासी या वन में रहने वाले लोग के रूप में ही आदिवासियों को देखना चाहते हैं। इसलिए जनतंत्र की व्यवस्था में कोई अगर आदिवासी मुख्यमंत्री है और वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ ये है। यदि वो भारतीय जनता पार्टी का है तब तो ठीक है, अन्यथा वो आदिवासी अगर चीफ मिनिस्टर है वो उनकी आंखों में सुहाता नहीं है। और यही कारण है कि उन्होंने वनवासी सब, तो इन चीजों को भी समझने की आवश्यकता है। और हेमंत सोरेन ने जो भाषण दिया है और जिस आदिवासी अस्मिता की बात की, मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि विधानसभा का चुनाव तो नवंबर दिसंबर में हो पाएगा। तो वैसी स्थिति में ये आदिवासियों को संगठित कर उसे इंडिया गठबंधन के पक्ष में करने में हेमंत सोरेन जो है एक आदिवासी बहुत सकारात्मक लीडर के रूप में अपनी भूमिका निभाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। धन्यवाद जी। शशि भाई साहब, एक चीज आ रहा हूं, और मेरी एक दर्शिका ने एक और कहा है, उन्होंने कहा है कि मोदी और पेटीएम कनेक्शन पे भी बात करनी चाहिए, लद्दाख में प्रोटेस्ट पे भी बात करनी चाहिए। लद्दाख के प्रोटेस्ट का आज मैं थर्ड आई में अलग से कर रहा हूं, जो मेरा 8 बजे का कार्यक्रम है वो है। पेटीएम और मोदी जी कनेक्शन पे, भाई अब मोदी जी तो पेटीएम के ब्रांड एम्बेसडर थे, तो उसमें हम लोग क्या बताएं। अब अगर पेटीएम डूब रहा है, पेटीएम वो हो रहा है, तो भाई अब इसको क्या, इसको अच्छी सूचना है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, पेटीएम की बात है, इसमें मेरे ख्याल में हम सबसे बेहतर प्रबल जी से मैं पूछूंगा इस बात को, पेटीएम कनेक्शन और मोदी जी। लेकिन तब तक प्रोफेसर साहब आपसे एक चीज पूछ लूं, दो चीजें एक साथ हैं। मुझे आज एक चीज और लगा है कि आज देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नियति तय करती है। हेमंत सोरेन, आज मुझे ऐसा लगता है, भाई मैं ईमानदारी बताऊं, मैं शिबू सोरेन साहब को बहुत बड़ा लीडर मानता था। हेमंत सोरेन उनके लड़के थे, लेकिन आज पिता की छाया से निकल के हेमंत सोरेन भी राज्य की सीमाएं तोड़ के अब इस देश की राजनीति में स्थापित हो गए। अब उनकी जो रीच है वो मेरे हिसाब से वो राष्ट्र के स्तर पे है, और आदिवासियों का एक वो बड़ी आवाज बन सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। एक प्रोफेसर शशि, दूसरी चीज मैं एक चीज और कहूं कि एक बात हम लोग को इसलिए कहनी चाहिए, वो जो करेंगे। ये चीफ जस्टिस ऑफ, ये हमारा सुप्रीम कोर्ट अजीब है, आज कह रहा है कि नहीं मैं वहां पे मेयर, उसमें क्या क्या गलती हुई और बिल्कुल कंडक्ट वो था, प्राइमा फेसाई ये था। तो भैया तो आप बैठे किस लिए हो? मतलब जो हमें बताया गया है कि आप तो इस संविधान की रक्षा के लिए बैठे हो, कोई संविधान को तार नहीं कर रहा है, वो शब्द का मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। जो चंडीगढ़ में हुआ वो तार नहीं था, वो इज्जत लूटना भी नहीं था, वो इज्जत लूटने से ज्यादा जो होता है वो वहां किया गया। और आप कह रहे हैं कि प्राइमा फेसाई है, कागज लॉ। अरे भाई आप भी तो कुछ करिए। आप क्या, वो आके दरवाजा खटखटा रहा है, आपकी न्यायपालिका में वो 3-3 हफ्ते का टाइम दिया जा रहा है, आप अपने हाईकोर्ट से क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि वो 3 हफ्ते का टाइम कैसे दिया गया इतने इंपॉर्टेंट चीज में? उस जज को रहने का क्या अधिकार है? जब देश का संविधान कसौटी पे है तो हाईकोर्ट का वो जज कैसे कह सकता है कि हम इसको 3 हफ्ते बाद सुनेंगे? ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं उनसे कह सकते, एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं, आप बाकी से एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं। और अभी कोई कहते हैं नहीं ये टिप्पणी ठीक नहीं है। मैं थोड़ा इस पे भी आपसे प्रोफेसर साहब समझना चाहता हूं। वो कह रहे हैं कि ये बड़ा गलत हुआ। अरे भाई अपने हाईकोर्ट से तो पूछो कि उसने इस गलत को 3 हफ्ते तक उसके नीचे रखने का काम कैसे किया है। प्रोफेसर साहब इन दोनों चीजों पे आज हेमंत सोरेन एक राष्ट्र के नेता के रूप में इस्टेब्लिश हो रहे हैं, ये दिख रहा है। और दूसरी बात, ये जो वहां की टिप्पणी की गई है चंडीगढ़ की,
आप अपने हाईकोर्ट से नहीं मांगेंगे 3 हफ्ते तक, आप क्यों उसको टाले हैं? प्रोफेसर साहब, दोनों चीजों में। आनंद भाई देखिए, पहली बात तो ये है कि हेमंत सोरेन के विषय में जो कुछ आप कह रहे हैं और जिस प्रकार से विधानसभा में उन्होंने एड्रेस किया और जो बातें उठाई, चुनौती भी दी, आदिवासी अस्मिता की भी बातें उन्होंने की और यहाँ तक कह डाला कि अगर कागज वो दिखाएंगे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। जब भी कोई नेता अपनी बात को कहने में पूरे विश्वास के साथ अगर वो ये कहे कि वो अगर ऐसा होगा तो वो ऐसा भी करने को तैयार हैं, ये तो खुली चुनौती है भारतीय जनता पार्टी और ईडी और तमाम ऐसी गवर्नमेंट एजेंसियों के सामने उन्होंने चुनौती दे दी है। दूसरी बात, जो आदिवासी अस्मिता की बात की है, उन्होंने एक संदेश भी दे दिया कि आदिवासियों को अपनी अस्मिता के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता है। अगर आप वो अपनी अस्मिता को नहीं समझेंगे तो जो समाज के तथाकथित जो ये कुलीन सो कॉल्ड अपने को कहते हैं या अपने को जो मनुवादी कहते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको इस हीन भावना से ग्रसित करके सदैव के लिए रखेंगे। तो ये संदेश भी बहुत स्ट्रॉन्ग संदेश है उनके लिए। और जब भी कोई नेता अपनी बात को विश्वास के साथ कहता है और जनता को इस विश्वास के साथ अपनी बात को पहुंचाता है कि आपको इस बात को समझना चाहिए, मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन का जो वक्तव्य है, जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया, जो भाषण उन्होंने दी है विधानसभा में, इस बात को प्रमाणित करता है। और इसलिए एक युवा नेतृत्व के लिए ये बहुत अच्छी चीज है। मुझे लगता है कि उन्हें ऐसे भी देखिएगा कि उनका जो ये कार्यकाल है, इस कार्यकाल में उन्होंने काफी अच्छे काम किए हैं। लगातार उन्होंने अपने लीडरशिप को इस्टेब्लिश किया है और लगातार अपने आप को अपने पिता की छाया से निकाल कर एक नेतृत्व की जो है ना उन्होंने स्थापना की है। ये तो मुझे लगातार लग रहा है। अब 5 वर्ष का लगभग कार्यकाल उनका पूरा हो जाएगा नवंबर दिसंबर में, अब तो चंपई सोरेन है। लेकिन अगर इस कार्यकाल का आप देखेंगे, जो इससे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये आपने उठाया जुडिशरी के संबंध में, देखिए बहुत सारी बातें इधर हो रही हैं और मुझे लगता है कि न्यायपालिका संविधान की व्याख्या और संविधान की व्याख्या करते हुए समयानुकूल उसे ये संविधान के अनुरूप न्याय देने की प्रक्रिया में लगातार विफल होती जा रही है। सिर्फ स्टेटमेंट देना, ऑब्जर्वेशन देना, ये काफी नहीं है। और मजे की बात तो ये है कि कई बार ऑब्जर्वेशन कुछ होता है और आप देखेंगे कि परिणाम कुछ और होता है या जजमेंट कुछ और होता है। तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका तो स्वयं लगता है या तो स्वयं भ्रम की शिकार है या फिर न्यायपालिका जो करना चाहती है वो विभिन्न प्रकार के दबाव में ऐसा वो कर नहीं पा रही है। करना तो चाहती है लेकिन कर नहीं पा रही है। अब अगर न्यायपालिका इस दबाव को महसूस कर रही है और कार्यपालिका के नियंत्रण में काम कर रही है, फिर तो संविधान के द्वारा जो निर्धारित उनके कर्तव्य हैं उनकी वो अवहेलना कर रहे हैं, उसका पालन नहीं कर रहे हैं। तो ये तो सवाल बहुत सीरियस सवाल है। एक और जो सवाल है कि देखिए न्याय की प्रक्रिया की एक कुछ मूल सामान्य सिद्धांत होते हैं। अगर न्याय की प्रक्रिया में विलंब होगा तो वैसे ही न्याय का जो मूल उद्देश्य अर्थ है वो खत्म हो जाता है। कहते हैं कि डिले द जस्टिस डिनायल ऑफ जस्टिस। तो आप ये देखिए कि जो घटना चंडीगढ़ में हुई और कैमरे पे सबने देखा, फिर वो तो उसके बाद कुछ रहता नहीं है। उसके बाद तो फौरन की भाई ये तो सीधे सीधे जो है वो जो भी अधिकारी हैं उन्होंने इनवैलिड कर दिया, 8 मतों को इनवैलिड किया। तो इसमें न्यायपालिका को तो तुरंत संज्ञान लेते हुए प्रिमा फेसी उन्हीं को चुनाव को रद्द करते हुए और फिर उस चुनाव अधिकारी के खिलाफ जो एक्शन लेने की बात करनी चाहिए। ये प्रोएक्टिव जब तक जुडिशरी नहीं होती है, बल्कि अब तो इनएक्टिव है, प्रोएक्टिव तो दूर की बात है, इनएक्टिव है, तो फिर संविधान की रक्षा होगी कैसे? भारतीय लोकतंत्र की विडंबना अब यही हो गई है, न्यायपालिका अपने कर्तव्य को पूरी तरह से जो है वो पूरा नहीं कर रही है। मीडिया जो चौथा स्तंभ या लोकतंत्र के लिए एक माना जाता है कि वो जनता तक पहुंचने का और जनता की बातों को सरकार तक पहुंचाने का एक माध्यम है, वो पूरी तरह से विफल हो चुकी है। सरकारी एजेंसियों का खुल्लम खुल्ला दुरुपयोग हो रहा है और इलेक्शन कमीशन लगभग डेड, मृत प्राय हो गया है। तो आप कल्पना कीजिए कि अब जनतंत्र की रक्षा होगी कैसे? कौन करेगा इस जनतंत्र की रक्षा? फिर तो जनता बचती है। तो जनता बचती है तो अब जनता को ही जो है वो सामने आना, लेकिन जनता को तो आपने कभी धर्म के नाम पे, मंदिर के नाम पे, किसी अन्य प्रकार से आपने विभाजित कर रखा है। और विपक्ष भी लगातार बहुत सफल नहीं हो रहा है,
सरकार की तमाम कमियों को उजागर करके सरकार को जनता के सामने लगभग नंगा कर देना, ये विपक्ष की भूमिका है जनतंत्र में, और वो इसको कर नहीं पा रही है। वो जिस खूबी से, और जब कुछ लोग मिलकर करने की कोशिश करते हैं, फिर इसी बीच में कहीं न कहीं विपक्षी समूह में एक सेंग लगाई जाती है, और वो फिर आप जानते हैं कि उसकी पूरी क्रेडिबिलिटी को जनता के सामने जो है खराब की जाती है या उसको खत्म करने की कोशिश की जाती है। तो ये है, न्यायपालिका अगर तय कर ले कि क्या समझे, देखा होगा हेमंत सोरेन के मामले में भी, देखिए भारत के संविधान में यदि हाईकोर्ट अब जाते हैं, मौलिक अधिकारों का कोई किसी भी प्रकार का उल्लंघन होता है, तो आर्टिकल 226 के तहत 226 के तहत आप हाईकोर्ट में जा सकते हैं और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करने के लिए उनको कह सकते हैं, या नहीं तो सीधे अब सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 का जो है, अब जानते हैं कि अम्बेडकर ने कहा था कि आर्टिकल 32 ही मौलिक अधिकारों की आत्मा है, उसके बिना तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और अभी जब हेमंत सोरेन के मामले में भी वो गए सुप्रीम कोर्ट, तो पहले उन्होंने तो एक बेंच बना दी, लगा कि शायद ये बेंच के द्वारा जो है निर्णय कराएंगे, और फौरन उसके बाद कहा गया कि आप हाई कोर्ट जाइए। अरे भाई, आर्टिकल 32 के किस मामले में किसे सुप्रीम कोर्ट आना है या 226 के मामले में हाईकोर्ट जाना है, ये तो दोनों जगह वो जा सकते हैं। फिर आप कई मामलों में आर्टिकल 32 को सीधे ले लेते हैं, और कई मामले, मुझे लगता है कि ये लगातार उन पर कार्यपालिका का दबाव है, और चूंकि आई एम सॉरी टू से, जो ईमानदार होंगे पूरी तरह से, वो तो दुनिया की पूरी ताकत एक तरफ हो जाएगी, वो नहीं डरेंगे। आप याद कीजिए इंदिरा गांधी के खिलाफ जो मुकदमा दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट के जगमोहन लाल सिन्हा ने, उन पर भी विभिन्न प्रकार के दबाव डाले गए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हुआ है, और इसलिए प्रधानमंत्री के चुनाव को उन्होंने रद्द कर दिया और 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से भी रोक लगा दी थी। तो जगमोहन लाल सिन्हा कर सकते हैं, क्यों? जो भी होगा, जस्टिस लोया की हत्या कर दी गई, लेकिन कम से कम जीवित रहते हुए उन्होंने न्याय को कम से कम जो है बिकने नहीं दिया। तो सवाल सिर्फ इतना है, क्या न्यायपालिका में ऐसे न्यायाधीश हैं जो संविधान की शपथ खा करके संविधान की रक्षा करते हैं, करने के लिए तत्पर हैं, और उसके लिए भले जान ही क्यों नहीं चली जाए, कम से कम जमाना। देखिए, ऐसी जिंदगी भी किस काम की जहां आप जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं, और दुनिया आपके लिए जो है जिस भी प्रकार से जो है विभिन्न प्रकार की बातें सोचती हैं, ऐसी जिंदगी को लेके करेंगे क्या? सवाल है कि न्यायपालिका ये तय कर ले कि ऐसे तमाम मामले, संविधान में बहुत क्लैरिटी है, और जहां क्लैरिटी कुछ नहीं होती है, उसे समयानुकूल संविधान की व्याख्या करने का अधिकार न्यायपालिका को इसीलिए दिया गया है। लेकिन न्यायपालिका लगातार ऐसे मामलों में चूक रही है, और बहुत सारे जो फैसले आ रहे हैं, आपने अगर आप याद कीजिए दिल्ली के जो सर्विस कंडीशंस को लेकर के और सर्विसिंग, आप जरा याद कीजिए, उसमें क्या कहा कि नहीं, ये दिल्ली की चुनी हुई सरकार को है, और जब ऑर्डिनेंस ला करके 7 दिनों के अंदर ही उस फैसले को निरस्त कर दिया, और अब जो है मामला पेंडिंग है और कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। महाराष्ट्र के मामले में देखिए, आप फैसला कीजिए, स्पीकर को फैसला कीजिए, स्पीकर ने जब देखा तो उन्होंने फैसला कर दिया, अब वो चुप है। अन्यथा आप उसको अब टेकअप कीजिए ना कि एंटी डिफेक्शन लॉ उस पर लागू होता है कि नहीं होता है, स्पीकर का फैसला कितना सही है और कितना गलत है, अब वो चुप हैं। 370 पर तो क्या कहना, देखा आपने, उसके पहले मंदिर के मामले में आपने देखा, ऐसे तमाम मामले हैं। आई एम सॉरी टू से कि न्यायपालिका पूरी तरह से सिर्फ ऐसा लगता है कि लिप सर्विस करती है, अगर कहीं कुछ करती है तो वो सिर्फ लिप सर्विस है, एंड दैट्स नॉट इनफ टू सेव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया इन दिस कंट्री। थैंक यू। जी जी।